जबरदस्त गोलाबारी जारी है। इन सब के बीच आप देख पा रहे हैं जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए हमारे संवाददाता गौरव सावंत जो बता रहे हैं कि कीव में हालात इस वक्त कैसे हैं। उनके साथ पवन हमारे कैमरा पर्सन भी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान किया, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद दोनों ओर से अलग अलग दावे होने लगे। यूक्रेन ने सीज फायर के बीच रूस पर बमबारी का आरोप लगाया तो रूस की ओर से कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से दरअसल चाहता ही नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पल पल हालात वहां पर बिगड़ते हुए यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम लगभग पूरा हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा गया है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम पूरा कर लिया गया है। यूक्रेन में रूस की सेना हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन के मंत्री के बयान के बाद हाई अलर्ट पर है। पुतिन की ओर से यह बयान सामने आया है। विशेष सैन्य अभियान शुरू करना कठिन फैसला रहा हमारे लिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से ये तमाम बातें आज मीडिया के सामने कही गई हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जिनके हस्ताक्षर के बाद, जिनके आदेश के बाद इतना बड़ा हमला यूक्रेन में किया गया, उनकी ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर सैन्य अभियान आपका पूरा हो गया है, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का आपका काम लगभग पूरा हो गया है, जो खुद ही पुतिन बता रहे हैं, तो इसके आगे क्या वो रुकेंगे? एक बार फिर से बातचीत के जरिए कूटनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी या फिर अलग अलग हिस्सों में, जैसा राजेश पवार इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कीव से। राजेश, सीधी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा गया है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करने का हमारा काम पूरा हो चुका है, इसका क्या मतलब समझा जाए? राजेश के पास हम चलेंगे। आपको बता दें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, फौरन राजेश से हम जानकारी लेंगे। आपने देखा भी था राजेश, जब शाम को 5 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस समय किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों की ओर से उन्हें रोका गया, पहले उनकी जांच की गई और फिर उनको जाने दिया गया। इस तरह की स्थिति कीव में बनी हुई। राजेश, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बड़ा बयान पुतिन का सामने आया है, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम लगभग पूरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान क्या समझे राजेश? देखिए, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये चीज ग्राउंड पे वेरीफाई करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसा हमने देखा, जितने फ्रीडम के साथ रशियन मिसाइल्स और जहाज जहां चाहे वहां बमबारी कर रहे थे, जिन टारगेट चाहे उनको निशाना बना रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उन्हें आसानी से उन्होंने कब्जा कर लिया। इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन हर मिलिट्री टारगेट को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, स्पेशली वेस्टर्न यूक्रेन में। इसको थोड़ा शक की निगाह से देखना पड़ेगा। ओवर टू यू। वहां के हालात क्या हैं, कीव के हालात क्या हैं, और आपका अनुभव में मैं आपसे जानना चाहूंगी राजेश। जब आप शाम के 5 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय यूक्रेन के तमाम फोर्सेस की ओर से आपको रोका गया, आपकी चेकिंग की गई। उसके बाद जब उनको वो सेटिस्फाई हो गए कि आप मीडिया पर्सन है, उसके बाद आपको जाने दिया गया। कीव की अगर मैं जानकारी चाहूं तो इस वक्त राजधानी कीव की स्थिति, वहां के हालात कैसे हैं राजेश? देखिए, मेरे को उन्होंने ऐसे नहीं जाने दिया। मैं जू को मैं कवर कर रहा था, जो यहाँ का चिड़ियाघर है कीव का। मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है और मैं चाहता था दुनिया ये देखे कि वॉर जोन में जो जानवर हैं वहां पे, वो भी किस मुसीबत में हैं। उनका खाना सिर्फ 10 दिन का बचा है अभी। तो मैं वहां एक रिपोर्ट करने गया था। जब बाहर निकला था, क्योंकि मेरे हाथ में, मैं कैमरे से लाइव जाता हूँ अपने फोन से, तो जब फोन उठा के चेहरे के सामने रखता हूँ तो हर किसी को ये प्रतीत होता है जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ इस वक्त फोटो लेना या रिकॉर्डिंग लेना अपनी जान के ऊपर खतरा बनाने की बात करने वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब मैं लाइव था उस टाइम, तो ये मिलिशिया था, ये दौड़ के मेरी तरफ राइफल कॉक कर ली थी और दौड़ के मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था। उसके बाद वो मुझे और एक मेरे साथ एक लोकल यहाँ मेरा साथी था जो मेरा कुछ हेल्प कर रहा था इसमें ट्रांसलेशन में, वो हम दोनों को अपने हेडक्वार्टर में लेके गए। वहां पे उन्होंने उस रशियन से भी बहुत ज्यादा बातचीत की। और देखिए, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ। मैंने तो अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना बाकी आईडी दिखाई, मुझ पे उनको विश्वास हो गया। लेकिन उसको, क्योंकि वो रूसी भाषी था, यूक्रेनियन है लेकिन रूसी भाषी था, इसलिए उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। और जो है उसको सब कुछ दिखाया, उसने मैं पासपोर्ट तक दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। यूक्रेनियन पासपोर्ट था उसके पास में। फिर उन्होंने उससे कुछ शब्द बोलने के लिए बोले यूक्रेनियन भाषा में, और वो फॉर्चुनेटली बोल पाया, अदरवाइज उसका बहुत बुरा हश्र होना था।
यूक्रेन होने के बावजूद। तो जो मैं पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि हालात इतने इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी पे भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और रूसी और यूक्रेनियन देखने में एक जैसे लगते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं। तो उनके लिए कोई भी इस वक्त जो रूस का एजेंट उन्हें लगता है या जिसमें थोड़ा सा भी शक है, ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और इस तरह की कोई भी कार्रवाई आप ओपन में पब्लिक में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो खतरे से खाली नहीं है इस वक्त। ओवर टू यू। ये बड़ी जानकारी राजेश आप देते हुए, हम चाहेंगे आप अपना पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि कीव में जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, यकीनन वहां पर इस तरह से रिपोर्टिंग करना, जान जोखिम में डालकर आसपास की अगर तस्वीरें बता पाए, जो आंखों देखा आपका अनुभव अभी का कहता है। और इसी के साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि रूस पर प्रतिबंध, रूस को उकसाने जैसा, इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? रूस के खिलाफ प्रतिबंध, युद्ध के ऐलान जैसा ये कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इसका क्या मतलब समझा जाए राजेश? देखिए, दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर। जो वेस्ट ने अभी लॉन्च किया है रूस के ऊपर, वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, चाहे वो उन्होंने हिंदुस्तान पे लगाने की कोशिश की हो पोखरण के बाद, चाहे ईरान के साथ किया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया के साथ किया हो, चाहे वेनेजुएला के साथ किया हो, बहुत सारे मुल्क हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो एक मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल क्रिपल कर देते हैं, बिल्कुल उसको जमीन पे ले आते हैं। वहां के लोग मतलब छोटी छोटी चीजों तरस जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा हथियार है। ये एक तरह का वॉरफेयर है, एंड इसको एस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था वेस्ट के पास, क्योंकि वो ना तो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आ सकते थे यूक्रेन के अंदर, ना कोई हथियार यूज कर सकते थे। जब भी आपसे बात होती है ये शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इसके अलावा उनके पास कोई और हथियार नहीं था, और बहुत बड़ा हथियार यूज किया है। तो एक तरह का वॉरफेयर है, लेकिन रूस इसको किसी भी तरह से एक एक्सक्यूज नहीं मान सकता हमला करने का, क्योंकि वेस्ट ने, नेटो और अमेरिका ने पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी तरह से ना तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालें, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे यूक्रेन में, ना अपने जहाज या किसी भी तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन में या यूक्रेन के स्काईज में ना लेके आए। मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी विषय में, जेलेंस्की कल बहुत नाराज थे और बड़े हतोत्साहित थे। कल जब ब्रुसेल्स में मीटिंग हुई है नाटो नेशन की कल शाम को, जिसमें जेलेंस्की ने अपील की थी नेटो नेशन से, जो नेटो नेशन से अपील की थी कि वो एनफोर्स करें क्लोज स्पेस, क्लोज स्काईज ओवर यूक्रेन। यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दें, ये उन्होंने नेटो नेशन से अपील की थी, और बहुत मार्मिक अपील की थी। लेकिन नेटो देशों ने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि क्लोज स्पेस एनफोर्स करने के लिए या तो उनको अपनी एयर डिफेंस इक्विपमेंट यूज करना पड़ता, या अपने हवाई जहाज यूज करने पड़ते, और इन दोनों का अर्थ ये होता कि वो डायरेक्ट युद्ध में शामिल हो गए हैं। और ये रूस के लिए एक उकसाने का कदम होता, जो ये वॉर नेटो वर्सेस रशिया बना देता।